हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एग्जाम ट्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं राहुल मिश्रा एग्जाम ट्री यूट्यूब चैनल के डेली करंट अफेयर्स सेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज है 15 जनवरी और 15 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल आने वाले हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंत में मैं आपको हमेशा की तरह स्ट्रेटेजी के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट हेल्पफुल रहने वाले हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं अभी पढ़े गए करंट अफेयर्स का रैपिड रिवीजन शाम में 6 बजे लेकर आता हूँ, जिससे आपके पढ़े हुए करंट अफेयर्स का अच्छा से रिवाइज हो सके और आपके दिमाग में सेट हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर सेशन को मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो हमारा आज का मोटिवेशनल कोट्स है कि सफलता 4 चीज़ों से मिलती है। पहला, जिंदगी का लक्ष्य तय करो। दूसरा, अच्छी शिक्षा प्राप्त करो। तीसरा, कड़ी मेहनत करो। और चौथा, धैर्य बनाए रखो। जिंदगी का लक्ष्य तय करो अर्थात जिसका अर्थ है कि हम लोग अभी जो एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, वे एसएससी की भी तैयारी करते हैं, बैंकिंग का भी फॉर्म डाल लेते हैं, रेलवे की भी तैयारी करने लगते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एक ही ट्रैक पे रहना है। या अगर हम एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एसएससी पे ही रहना है, अगर बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बैंकिंग पर ही रहना है, क्योंकि एसएससी और बैंक के सिलेबस में आकाश पाताल का फर्क हो जाता है। हम अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी की पढ़ना है, एसएससी पे नहीं आना है। तो इन सब के सिलेबस में अलग अलग अंतर हो जाता है, इसलिए हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो लक्ष्य एक निर्धारित करो कि सीजीएल का इंस्पेक्टर बनना है, बैंक पीओ बनना है, यूपीएससी आईएएस बनना है, या जो कुछ भी। तो उस लक्ष्य पे फोकस करो, उसके रिगार्डिंग अच्छी शिक्षा प्राप्त करो बेस्ट इंस्टीट्यूट से, कड़ी मेहनत करो, उसमें जो टीचर करा रहे हैं उन सारे नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से याद करो और धैर्य बनाए रखो, क्योंकि वो आप जानते हो कि एसएससी का सिलेबस, एसएससी की एक वैकेंसी कम से कम 2 से 3 साल में क्लियर होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसी के साथ अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दे दी है? तो अब फिलीपींस ने दे दी है, यानी कि फिलीपींस भारत से अब ब्रह्मो सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदेगा। अब यहाँ पर आपका एक टर्म आया है सुपरसोनिक। सुपरसोनिक का क्या अर्थ होता है? तो सुपरसोनिक का अर्थ होता है जो ध्वनि की गति से भी तेज गति से चले। और क्रूज का क्या अर्थ होता है? तो क्रूज का अर्थ होता है दागो और भूल जाओ, अर्थात इस मिसाइल को एक बार छोड़ने के बाद इसका कोई भी आपको नाम निशान नहीं मिलने वाला है, या अपने टारगेट को हिट करके ही आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए इसकी मैं व्याख्या देख लेता हूँ। फिलीपींस ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दी है। यह पूरी मिसाइल डील लगभग 37 करोड़ 40 लाख की होगी। दोनों देशों के बीच इस संबंध में जल्द ही समझौते पर हस्ताक्षर होगा। यह ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला विदेशी ऑर्डर है, यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला विदेशी ऑर्डर है भारत को। ब्रह्मोस मिसाइल ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज गति से उड़ान भर सकती है। तो सुपरसोनिक का अर्थ ही होता है आपका ध्वनि की गति से 3 गुना तेज गति का उड़ान भरना। फिर आपका एक होता है सबसोनिक, जो कि निर्भया नाम का मिसाइल है, वह सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो उसकी गति ब्रह्मोस से थोड़ी कम होगी। अब आइए मैं आपको एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन दिखाता हूँ। एग्जाम स्पेशल में है आपका फिलीपींस की कैपिटल कहाँ है? तो फिलीपींस की कैपिटल मनीला है। फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है? तो रोजिड्रो डुटर्टे फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं। फिलीपींस की भाषा क्या है? तो फिलिपिनो फिलीपींस की भाषा है। फिलीपींस की मुद्रा क्या है? तो पेसो फिलीपींस की मुद्रा है। और हाल ही में मैंने आपको कराया था कि बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून जारी करने वाला पहला देश कौन बना है? तो यह बना है फिलीपींस। फिलीपींस ने एक कानून लगाया है जिसमें वह बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाना चाहता है, जिसके तहत कानून में चर्चा की गई है कि अगर आप नाबालिग हैं और किसी लड़के से रिलेशनशिप में रह रहे हैं, लड़की के लिए सिर्फ लड़के से रिलेशनशिप में रह रहे हैं, या आपने किसी लड़के से शादी कर ली है, तो आपके माता पिता को 12 साल की जेल होगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो फिलीपींस की कैपिटल मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार का माना जाता है। और ताल ज्वालामुखी का संबंध किससे है? तो फिलीपींस से है। और एशिया का नोबेल पुरस्कार दिया कहाँ जाता है? तो फिलीपींस में दिया जाता है, फिलीपींस से ही वितरित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन नंबर 1 और उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आता होगा। यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ होगा? तो 20वां अंतर्राष्ट्रीय ढाका फिल्म महोत्सव का आयोजन ढाका बांग्लादेश में होगा, यानी कि बांग्लादेश में 20वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन होगा। तो फ्रेंड्स आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि 5वां नहीं, यहाँ पर 20वां होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 15 जनवरी यानी कि आज से 23 जनवरी तक ढाका में आयोजित किया जाएगा। इसमें 10 श्रेणियों के तहत 225 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। अब आइए एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन आपके लिए है कि ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो यह रेनबो फिल्म सोसाइटी के द्वारा किया जाएगा। इसकी शुरुआत कब की गई? 1992 में इसकी शुरुआत की गई। बांग्लादेश में अब यह आयोजन हो रहा है, तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है?
शेख हसीना। बांग्लादेश की राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। बांग्लादेश के राजधानी कहाँ है? ढाका। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बिम्स्टेक देशों का मुख्यालय कहाँ है? तो यह भी आपके बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में है। अब फ्रेंड्स आपका हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड का वितरण किया गया था, जिसके बारे में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था। अब मैं उसका आपको रिवीजन करवा देता हूँ कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022, तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर इन ड्रामा का जो अवार्ड मिला वह मिला आपका विलियम स्मिथ को। यह आपका उल्टा हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स, यह थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। तो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है यह विल स्मिथ को है। बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा का अवार्ड किसको है? निकोल किडमैन को है। बेस्ट पिक्चर ऑफ ड्रामा का अवार्ड किसे है? तो द पावर ऑफ द डॉग को मिला। बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी म्यूजिकल का अवार्ड किसे मिला? एंड्रयू गारफील्ड को मिला। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला? जैन कैंपियन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में। तो फ्रेंड्स चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में। माई एंजेलो किस देश के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी? तो माई एंजेलो अमेरिका के सिक्कों पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी। आइए इसको डिटेल से समझते हैं कि माई एंजेलो अमेरिका के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। अमेरिकी महिला क्वार्टर कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अमेरिकी टकसाल द्वारा यह सिक्का जारी किया गया। सिक्के के एक तरफ माया और दूसरी तरफ अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन है। सिक्के में माया को बाज के साथ दिखाया गया है। तो यह कहाँ से रिलेट करती है? या अमेरिका से रिलेट करती है। अब आइए आपके लिए एग्जाम में स्पेशल क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है आपकी वाशिंगटन डीसी। इसके राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडन इसके प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति हैं। इसकी करेंसी क्या है? अमेरिकी डॉलर इसकी करेंसी है। और आपके लिए क्वेश्चन है कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है? तो मैंने आपको कितनी बार पढ़ाया है कि कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि कल ही मैंने जो आपको कराया था, किस देश के वैज्ञानिकों ने मनुष्य के हृदय की जगह सुअर के हृदय को प्रत्यारोपण करने की ख्याति प्राप्त की है? तो यह अमेरिका के वैज्ञानिकों ने की है, कि यानी कि अमेरिका के डॉक्टर्स क्यों कहे, तो अमेरिका के डॉक्टर ने एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए आनंद फानन में उसके हृदय की जगह सुअर का हृदय लगा दिया। सुअर नाम का एक जो पशु होता है, पिग जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, उसका हृदय लगा दिया और अब वह व्यक्ति स्वस्थ भी है। तो यह आपका मानव और पशुओं के बीच संबंध को बहुत ही अच्छे से दर्शाता है कि पशु का भी कोई अंग हो वह मनुष्य में काम कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश कौन बना? तो यह अमेरिका बना 101वां देश। क्वाड समूह में कौन कौन से देश आते हैं? तो अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये आपके क्वाड समूह के सदस्य हैं। क्वाड समूह में ये 4 सदस्य आते हैं आपके। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। असम सरकार ने हाल ही में किस नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला किया है? तो असम सरकार ने ओरंग नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला किया है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं कि असम सरकार ने हाल ही में ओरंग नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला किया है। इस पार्क का 3 बार विस्तार किया जाएगा। असम ओरंग राष्ट्रीय उद्यान में 210.32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जोड़ेगा। ओरंग गैंडो का प्रमुख आवास है। गैंडो का प्रमुख आवास कौन सा है? ओरंग नेशनल पार्क है। यह 2016 में एक बाघ अभ्यारण्य बन गया था। असम में अन्य राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ स्थित है? असम में है। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, रायमोरा राष्ट्रीय उद्यान, ये कुल असम के टोटल 7 राष्ट्रीय उद्यान है। और सबसे नवीनतम कौन है? देहिंग पटकाई, न कि केवल असम का अपितु पूरे भारत का सबसे नवीनतम आपका राष्ट्रीय उद्यान है। अब आपके लिए एग्जाम में स्पेशल क्वेश्चन है, असम। असम की कैपिटल कहाँ है? तो असम की कैपिटल दिसपुर है। असम के सीएम कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा असम के सीएम है। असम के गवर्नर कौन है? तो प्रोफेसर जगदीश मुखी असम के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। और कल मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने डीएसपी पद पर नियुक्त किया है? तो असम की राज्य सरकार ने लवलीना बोरगोहेन को डीएसपी पद पर नियुक्त किया है। असम वैभव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो रतन टाटा को असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया गया। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ? तो गुवाहाटी असम में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण आयोजित हुआ, जो कि दिल्ली में होना था, लेकिन कोविड की वजह से गुवाहाटी में हुआ। जुडिमा वाइन का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया? तो यह असम को दिया गया। तेजपुर की लीची का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया? तो यह भी असम को दिया गया। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह असम में है। और कौन सा है? मैंने आपको बताया है, डेहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। अम्बुबाची का मेला कहाँ से संबंधित है? तो अम्बुबाची का मेला कामाख्या माता के मंदिर में असम में लगता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने देश की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का शुभारंभ किया है? तो हमारे नल्ला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का शुभारंभ किया है। यह 14 जनवरी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का शुभारंभ किया। यह पिछली एक आयामी सुरक्षा नीति के विपरीत, जहां सेना पर ध्यान केंद्रित किया गया था, आर्थिक सुरक्षा को अपने मूल में रखते हुए नागरिक केंद्रित ढांचे को व्यक्त करता है। इसके मुख्य विषय राष्ट्रीय एकता, आर्थिक भविष्य की सुरक्षा, रक्षा, क्षेत्रीय अखंडता इत्यादि है। अब आपके लिए एग्जाम में स्पेशल क्वेश्चन है कि नल्ला पाकिस्तान का कैपिटल कहाँ है? तो यह आपका इस्लामाबाद है। प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान इसके प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी प्रेजेंट टाइम के पाकिस्तान के राष्ट्रपति है। इसकी मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया पाकिस्तान की मुद्रा है। और इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा आपकी उर्दू है। तो फ्रेंड्स, इन सारे क्वेश्चन का जवाब आप लिखकर याद करिएगा तो बहुत ही बेहतरीन रूप से आप पढ़ पा रहे होंगे। नहरों का देश किसे कहा जाता है? तो पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। नवीन मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? तो यह पाकिस्तान ने किया। और नवीन मिसाइल का वह नाम क्या है जो कि काफ़ी चर्चा में रहा है, इस कारण मैंने आपको इसका नाम नहीं दिया है, यहाँ पर नवीन कर दिया है। तो आपको नाम बताना है कि हाल ही में पाकिस्तान ने कौन से मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ऑपरेशन त्रिशूल का संबंध किससे है? कराची बंदरगाह से है। 4 दिसंबर 1972 कौन सा? 4 दिसंबर 1972 को भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को नस्तेनाबूद कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। और उसी दिन से 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना अपने नौसेना दिवस के रूप में मनाने लगी, इसी पाकिस्तान की कराची बंदरगाह के ध्वस्त होने की खुशी में। तो यह आपके नौसेना दिवस को मनाने का एक थीम है, मतलब कि आप इसके पीछे की कहानी है, नौसेना दिवस क्यों मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिवर्ष सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है आपके 14 जनवरी को। आपको बता दें कि 14 जनवरी को MS करियप्पा की सेवानिवृत्ति की याद में यह दिवस मनाया जाता है, जो कि 14 जनवरी 1953 को सेवानिवृत्त हुए थे। यह राष्ट्र की सेवा करते हुए पूर्व सैनिक द्वारा किए गए बलिदान की सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। अब आपके लिए एग्जाम में स्पेशल क्वेश्चन है कि यह दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2017 में। क्यों हुई थी? भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? तो MS करियप्पा थे। और इन्हीं की सेवानिवृत्ति हुई थी 14 जनवरी 1993 को, उन्हीं की याद में यह मनाया जाता है। आपको बता दें कि उन्होंने 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना का नेतृत्व किया। वे 15 जनवरी 1949 को कमांडर इन चीफ बने थे और 14 जनवरी 1953 को रिटायर हो गए थे। उनके अविस्मरणीय योगदान को याद दिलाने के लिए इस दिवस को मनाते हैं। अब आइए आपका इंपॉर्टेंट डेज वाला सेक्शन देख लेते हैं, जो कि जनवरी में अब तक हुए हैं। जनवरी में आपका मनाया गया है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि 12 जनवरी को मनाया गया है। फिर राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या है? तो इट्स ऑल इन माइंड राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है। राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। अब आपका DRDO का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को DRDO का स्थापना दिवस मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस शहर में भारत का पहला हेली हब स्थापित किया गया? तो हरियाणा के गुरुग्राम नामक शहर में भारत का पहला हेली हब स्थापित किया गया। आइए इसको डिटेल में समझते हैं कि हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने गुरुग्राम में भारत का पहला हेली हब स्थापित करने की घोषणा की। हेली हब में अपनी तरह का पहला ऐसा होगा जिसमें हेलीकॉप्टरों के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं होंगी। तो हेली हब का क्या अर्थ है? इसका संबंध है किससे? हेलीकॉप्टर से इसका संबंध है। आपके रीजनिंग में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर आपका एग्जाम में स्पेशल क्वेश्चन है कि हरियाणा की कैपिटल कहाँ है? चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत का पहला अनाज ATM कहाँ विकसित किया गया? तो हरियाणा के गुरुग्राम में विकसित किया गया। भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर कहाँ लॉन्च किया गया? तो यह भी आपके गुरुग्राम में ही लॉन्च किया गया। हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो महाराजा अग्रसेन हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट का नाम बदलकर कर दिया गया है। देश का पहला लोक अदालत कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में देश का पहला लोक अदालत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य का कुंभलांगी गांव देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बनने जा रहा है? तो आपको बता दें कि
केरल का कुंभलांगी गांव देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बनने जा रहा है। इसके डिटेल समझिए आप कि केरल का कुंभलांगी गांव देश का पहला गांव है जो सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बनने जा रहा है। इस बात की जानकारी केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दी, यानी कि आरिफ खान ने दी। गांव में 18 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं को 5,000 विशेष मेन्स्ट्रुअल कप बांटे जा रहे हैं। इसका मासिक धर्म के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कौन सा कप आपका मैनुअल कप बांटे जा रहे हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और गांव का नाम कौन सा है, तो कुंभलांगी गांव है और कहाँ का है आपका, केरल का है। अब आपके लिए एग्जाम में स्पेशल क्वेश्चन है कि देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो यह आपके केरल में स्थित है। देश का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थित है, तो यह भी कोझिकोड केरल में स्थित है। भारत की पहली पेपरलेस अदालत कौन बनी है, तो केरल की अदालत बनी है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि ओडिशा का कौन सा जिला पहला विवाह मुक्त जिला बना है, तो वह आपका गंजाम जिला बना है। नीति आयोग के चौथे स्वास्थ्य सूचकांक में टॉप पे कौन रहा है, तो टॉप पे आपका केरल रहा है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका केरल हो जाएगा। तो इन सब क्वेश्चन को आपको याद रखने की आवश्यकता है। मेरा मकसद है आपको करंट रटवाना नहीं, एज इट इज दिमाग में घुसा देना। वह कैसे, क्योंकि पढ़ाए गए करंट का मैं इतनी बार आपको रिवीजन करा के दूंगा जिससे वो आपके दिमाग में घुस जाएगा। इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप किसकी आत्मकथा है, तो यह आत्मकथा है आपकी अरुंधति भट्टाचार्य की। अरुंधति भट्टाचार्य की कौन सी आत्मकथा है, इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। आपको पता होगा कि अरुंधति जो भट्टाचार्य थी वह भारतीय स्टेट बैंक अर्थात SBI की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो इसी कारण इन्होंने अपने बुक का जो नाम रखा है इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स। वर्किंग वुमेन का नोट्स है ऑन लाइफ, उनके जीवन पर, वर्क एंड लीडरशिप, काम और लीडरशिप यानी नेतृत्व करने के रूप में, क्योंकि यह अध्यक्ष ही थी तो लीडरशिप का गुण तो इनमें आएगा ही। तो इनकी जो बुक है उसका नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स बाइक अभियान शुरू किया। तो नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील बाइक अभियान जो शुरू किया संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेख ने किया। मीनाक्षी लेख ने आपका नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील बाइक अभियान शुरू किया। पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेख द्वारा नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील बाइक अभियान शुरू किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बाइक अभियान शुरू किया गया है। यह इस साल के 8 से 16 अप्रैल तक आयोजित होने वाला है। इस अभियान में भाग लेने वाले 75 बाइकर्स को देश भर से चुना जाएगा। वे 6 समूह में पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 9,000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे आपका आज का करंट अफेयर्स क्वेश्चन। अब चलते हैं डेली जी के डोज की ओर। तो सॉरी फ्रेंड्स, शायद डेली जी के डोज आज टाइप नहीं हो पाई, इस कारण मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं आपको फिर से कल से कंटिन्यू करता हूँ, कल से ध्यान रखूंगा। तो हो सके तो माफ़ करिएगा, आज डेली डी के डोज आपकी टाइप नहीं हो पाई। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन को यही एंड करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।